हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का ये जो 8th लेक्चर है, इसमें मेनली हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे और इससे रिलेटेड टर्म्स, अदर टर्म्स से इसका कंपेरिजन ये डिस्कस किया जाएगा। लास्ट लेक्चर आपको याद हो, नहीं याद है तो मैं याद दिला दें। आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल का टर्म हमने यूज़ किया था और उसके पीरियोडिक ट्रेंड की बात की थी। और चलते चलते ये बोला भी था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं हम किसी एटम से और उससे रिलेटेड एनर्जी की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हम एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे और उससे रिलेटेड एनर्जी चेंज की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कैसे इसको डिफाइन करते हैं? पिछले वीडियो में हमको लग रहा था थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा है, तो थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की कोशिश करें, उसको बड़ा करते हैं। ये एक डेलिब्रेट अटैम्प्ट है, तो बीच बीच में हो सकता है बेख्याली में भूल जाए, लेकिन आप उसको जूम करके देख सकते हैं जहाँ पर आपको समझ में ना आए। द एंथैल्पी चेंज ऑब्जर्व्ड, that is heat absorbed or released when an electron is added to the isolated gaseous atom is called electron gain enthalpy। देखिए, एंथैल्पी चेंजेस को थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ेंगे डेल्टा एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। डेल्टा इज द चेंज, तो अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो ई जी यहाँ लिखा जाता है, फिर एच लिखा जाता है। ऐसे बहुत सी एंथैल्पी आपने यहाँ पर पढ़ा होगा, क्योंकि टारगेट बैच में वीडियो जा रहा है तो आप 11th 12th पास करके ही आए होंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स वहाँ पर बताया जाता है, यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, बहुत तरीके के एंथैल्पी चेंजेस आपने देखे थे। तो जैसा प्रोसेस होगा वैसा एंथैल्पी चेंज का नाम। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, या एंथैल्पी चेंज क्या होता है? Q, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। जो सबस्क्रिप्ट में लिखा वो चीज़ कांस्टेंट है। सो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट चेंजेस होते हैं उनको एंथैल्पी चेंज कहा जाता है। इन जनरल हम जो प्रोसेसेस करते हैं वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में करते हैं, एयर के अंडर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है, इसलिए इन जनरल जो ओपन वेसल्स में प्रोसेस किए जाते हैं उन सबको आइसोबैरिक प्रोसेस माना जाता है। इसलिए इन जनरल हम हीट चेंजेस ओपन प्रोसेसेस में जो होते हैं उनको एंथैल्पी चेंज बोल देते हैं। तो हीट चेंज एंथैल्पी है और उसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। खास बातें कुछ इनके लिए। पहला, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी for a neutral isolated gaseous atom is called its first electron gain enthalpy। इसको जनरली हम EG1 से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन कन्वेनियंस के लिए हम EG1 या EG से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन। एंड इट इज negative for most of the elements
that is heat is released on adding फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। देखिए अगर न्यूट्रल एटम है तो इसका मतलब उसके अपने जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन उसके पास से, एक्स्ट्रा कोई इलेक्ट्रॉन उसने गेन नहीं किया है। तो न्यूट्रल एटम में जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो मोनोनिगेटिव एनायन बनेगा। तो ये न्यूट्रल एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो पहला इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और अगर वो एंथैल्पी निगेटिव आ रही है तो निगेटिव होता है हीट इज लॉस्ट, हीट रिलीज हुआ। तो इसका मतलब हीट इज रिलीज्ड ऑन एडिंग, एडिटिंग, वीडियो बनाते बनाते एडिटिंग का टर्म दिमाग में बैठ जाता है। ऑन एडिंग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन टू मोस्ट ऑफ द न्यूट्रल गैसियस एटम्स। देखिए किसी एटम को अगर इलेक्ट्रॉन दिया जाए, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए, तो एनर्जी अब्सॉर्ब भी कर सकता है और रिलीज भी कर सकता है। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा हमेशा के लिए, इंक्रीज इन अट्रैक्शन, increase in attraction implies that release of energy implies that delta H is equal to negative. increase in attraction, इसका मतलब पहले अट्रैक्शन था नहीं, अब अट्रैक्शन लग गया। increase in attraction का एक और मतलब है बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड भी क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। सो जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, एंथैल्पी नेगेटिव होगी। और डिक्रीज इन अट्रैक्शन, इट इंप्लाइज दैट बॉन्ड डिसोसिएशन, bond dissociation implies that absorption of energy, it implies that delta H is equal to positive। एनर्जी कहिए चाहे यहाँ पर हीट कहिए, हीट के फॉर्म में एनर्जी अब्जॉर्ब या रिलीज होती है। तो अट्रैक्शन मतलब एनर्जी का रिलीज होना, एनर्जी का रिलीज होने का मतलब अट्रैक्शन, रिवर्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हीट इज रिलीज्ड, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसको उस एटम ने क्या किया है, अट्रैक्ट किया है। यानी मोस्ट ऑफ द न्यूट्रल एटम पहले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब वो पहला इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए उनके अंदर एफिनिटी होती है। एफिनिटी मीन्स अफेक्शन फॉर, अफेक्शन मीन्स लव फॉर। तो अगर कोई एनर्जी रिलीज करके इलेक्ट्रॉन ले रहा है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, तो इसका मतलब कि वो इस इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, उसके अंदर एफिनिटी है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन होंगे। एक्सेप्शंस आर एस ब्लॉक में बेरिलियम, बेरिलियम के सिवाय मैग्नीशियम भी एक्सेप्शन में आता है, लेकिन कैल्शियम एक्सेप्शन में नहीं है। पी ब्लॉक में नाइट्रोजन एक्सेप्शन में है, लेकिन फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी ये सब एक्सेप्शन में नहीं है। और उसके बाद नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन एटसेट्रा, सारे नोबल गैसेस। इसका सिंपल सा लॉजिक ये दिया जाता है, बेरिलियम मैग्नीशियम अगर देखेंगे तो 2s2 3s2 ये फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। नाइट्रोजन में p3 होता है, 2p3 ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, और नोबल गैसेस में p6 यानी फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स है। तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा।
10 A आइसोलेटेड गैसेस एटम है कोई भी एलिमेंट का, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके मोनो निगेटिव गैसेस एनायन बना लिया आपने। बी आइसोलेटेड गैसेस एटम है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके मोनो निगेटिव गैसेस एनायन बना लिया। जो एंथैल्पी चेंज आएगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, ये भी Eg1 रहेगा, ये भी Eg1 रहेगा, दैट इज इक्वल टू निगेटिव एंड दिस इज इक्वल टू पॉजिटिव। अब ये निगेटिव किसके लिए है? फॉर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। ये किसके लिए है? फॉर बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड नोबल गैसेस। तो ध्यान रखिएगा इन एक्सेप्शंस को। तो पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर अगर एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वो एलिमेंट जो है वो बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन या नोबल गैसेस में से कोई है। और बाकी कोई भी एलिमेंट ले लेंगे तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव आएगा। निगेटिव का मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी शो करता है, और ये इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी शो नहीं करता है। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम। किसी भी एटम में जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, दैट इज मोनो निगेटिव एनायन। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर चुके हैं तो मोनो निगेटिव एनायन बन चुका है। अब इसमें जो आप कोई भी सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी निगेटिव चार्ज होता है, और ये भी निगेटिव हो चुके हैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद। तो इलेक्ट्रॉन और निगेटिव चार्ज के बीच रिपल्सन होगा, क्योंकि अलाइक चार्जेस के बीच क्या होता है? रिपल्सन। और रिपल्सिव फोर्स का डेवलप होना, इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब होगा। अट्रैक्टिव फोर्स अगर बढ़ता है तो हीट रिलीज होता है, तो अगर रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा तो हीट एब्जॉर्ब होगा। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम, दैट इज मोनोनेगेटिव एनायन। सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो उसका तो पहला ऐड करके एनायन बन चुका है, अब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज क्या होता है? Being negative, the electron is repelled by anion. इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो एनायन है वो हमेशा रिपल्शन कॉज करता है, रिपल्शन की वजह से हीट एब्जॉर्ब होता है। इट एम्प्लाइज दैट अगर आपने A माइनस कोई भी एलिमेंट ले लिया और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो बन जाएगा A गैसियस -2। ये एग्जांपल हम रिपीट कर देते हैं, जिसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव था और जिसका पॉजिटिव था, दोनों हमने ले लिया, और अब दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर ऐड कर रहे हैं, तो दोनों, तो यहां पर जो एंथैल्पी चेंज आएगा ये Eg2 है, ये भी Eg2 है, एंड दैट विल बी पॉजिटिव। किसी का मोर पॉजिटिव होगा, किसी का लेस पॉजिटिव होगा, लेकिन ये पॉजिटिव होगा फॉर ऑल द एलिमेंट्स विदाउट एनी एक्सेप्शन।
इसमें कोई भी एक्सेप्शन कभी भी नहीं आएगा। अगर थर्ड और फोर्थ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो वो सब भी हमेशा क्या रहेंगे, नेगेटिव। थर्ड, फोर्थ एंड subsequent electron gain enthalpies are also always more and more negative। ये ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, अगले इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिपल्सन उतना बढ़ता जाएगा। रिपल्सन जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा ये पॉजिटिव होगा, नॉट नेगेटिव। मोर एंड मोर पॉजिटिव। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड करने के साथ साथ नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे से या नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी जैसे से बढ़ रही है, अगले इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिपल्सन बढ़ता जा रहा है। रिपल्सन ज़्यादा तो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, यानी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन ऐड हो पाएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा क्या होता जाता है, पॉजिटिव, और ज़्यादा पॉजिटिव होता जाता है। एक और ख़ास बात इनके बारे में जानने, देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। हम इसको EA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और NCERT में एक जगह AE से भी रिप्रेजेंट किया गया है। ये हम जनरल टर्म यूज़ करेंगे, बुक्स में कई जगह ऐसे EA से यूज़ किया जाता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन in its isolated gaseous state is called, क्या कहा जाता है, its electron affinity। It is negative of electron gain enthalpy if electron gain enthalpy is positive, electron affinity is assigned negative sign but defined as एब्सोल्यूट जीरो। अब असाइंड और डिफाइंड का क्या कंसेप्ट है, ये एनसीईआरटी में एक बहुत छुपा के बात रखी गई है, आप खोजेंगे तो मिलेगा। इसको एक्सप्लेन करते हैं और एक बात को और थोड़ा सा एक्सटेंशन दे दें कि
it is negative, it is means what? Electron affinity is negative of electron gain enthalpy when electron gain enthalpy is नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर नेगेटिव है तो उसका नेगेटिव कर दीजिए, आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मिल जाएगी। तो नेगेटिव का नेगेटिव करेंगे तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है तब क्या करेंगे? तब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को नेगेटिव असाइन किया जाता है, लेकिन उसको एब्सोल्यूट जीरो माना जाता है। कैसे? देखते हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एक एलिमेंट है ए, दूसरा एलिमेंट है बी, तीसरा एलिमेंट है सी। हाइपोथेटिकल एलिमेंट्स ले रहे हैं, सबको हमने एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। सब अपना मोनोनेगेटिव एनायन बना लेंगे गैसेस स्टेट में। मान लीजिए इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो मेजर किया गया, एक्सपेरिमेंटली मेजर किया जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऑब्वियसली ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, उसकी वैल्यू यहां पर आ गया। ये सब हाइपोथेटिकल वैल्यू ले रहे हैं। मान लीजिए यहां पर आ गया -100, यहां आ गया -200 और यहाँ पर आ गया +50। किसी भी यूनिट में ये वैल्यूज आ गई। तो जब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? माइनस का माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? +100, ये +200 एंड हियर इट इज -50। अब देखिए ये हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का निगेटिव कर दिया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ गई। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव आ रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर मोर नेगेटिव है, -100 से -200 मोर नेगेटिव वैल्यू है। वैसे अगर पूछा जाए -100 बड़ा है कि -200, तो हम बोलेंगे जो लेस नेगेटिव वैल्यू वो बड़ी वैल्यू है। और एंथैल्पी को अगर साइन के बगैर आप बताते हैं तो ये गलत होता है। तो इस वजह से एंथैल्पी को साइन के साथ ही कंपेयर किया जाता है। तो अगर पूछा जाए -100 -200 में से कौन बड़ा वैल्यू है, तो हम बोलेंगे -100 बड़ा वैल्यू है। लेकिन अगर आप बोलिए कि इसमें से -100 और -200 एंथैल्पीज हैं किसी रिएक्शन के, किसमें ज़्यादा हीट रिलीज हुई है, तो बोलेंगे -200 में। माइनस का मतलब रिलीज्ड और 200 इज द मैग्नीट्यूड। तो अगर मैग्नीट्यूड देखिए तो 200 बड़ा है और साइन के साथ देखिए तो -100 बड़ा है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कौन हायर वैल्यू है, कौन लोअर वैल्यू, ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कौन मोर नेगेटिव है, कौन लेस नेगेटिव है, कौन निगेटिव है, कौन पॉजिटिव है। लेकिन हायर और लोअर वैल्यू, मोर और लेस वैल्यू, ये बात कहना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, सेफ नहीं है। आप कुछ भी बोलेंगे आपको गलत साबित किया जा सकता है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यूज़ को अब मोर और लेस बोलना अवॉइड किया जाता है। मोर नेगेटिव, लेस नेगेटिव, मोर पॉजिटिव, लेस पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, बट दिस इज असाइंड वैल्यू। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -50 आ रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या? इट इज टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी +50 है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता है। जब लेना ही नहीं चाहता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को 0 कहना चाहिए, तो इसको एज अ डेफिनेशन 0 माना जाएगा। सो इट इज 0 बाय डेफिनेशन। दिखने में भले ना आए लेकिन सुनने में आ रहा होगा, 0 बाय डेफिनेशन। एनसीईआरटी में खोजेंगे एक जगह एकदम छोटे से पैराग्राफ में छुपा के लिखा गया है। तो इससे हम एक बात और कह सकते हैं, 10 अगर हम सेकंड या थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो इसका मतलब सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए किसी एटम के पास कोई एफिनिटी नहीं होती है।
none of the element shows affinity for second and subsequent electrons। तो इसका मतलब सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो रहेगा वो हमेशा क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव, लेकिन उसको जीरो डिफाइन किया जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब एटम इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता, वो उसको रिपेल कर रहा था, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी कोई एफिनिटी, उसके दिल में कोई जगह नहीं है और घर में भी नहीं। पीरियोडिक ट्रेंड इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की जो एफिनिटी है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जो एफिनिटी होती है, इनकी जगह कह सकते हैं ऑफ। तो पहला इलेक्ट्रॉन जो गेन करने के लिए एफिनिटी होती है उसके बारे में बात किया जा रहा है। दो तरीके से देखते हैं चेंज। ए इन पीरियड्स लेफ्ट टू राइट, देखिए हमने बोला था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए मोर और लेस कहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि साइन के साथ देखते हैं तो अलग बात आती है और विदाउट साइन मैग्नीट्यूड देखते हैं तो अलग बात आती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो डिफाइन किया जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को का ट्रेंड बताना, मोर और लेस कहना आसान काम है, क्योंकि ये मोस्टली पॉजिटिव है, या अगर नेगेटिव है तो इसको जीरो डिफाइन कर दिया गया है। तो अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन affinity increases since electron gain enthalpy usually becomes more and मोर नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर और मोर नेगेटिव होता जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता जा रहा है, ये मोर एंड मोर पॉजिटिव होता जाएगा। एक्सेप्शंस, बताए गए थे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पहले इलेक्ट्रॉन के लिए कहां पॉजिटिव आता है, सेकेंड ग्रुप मूव कर रहे हैं लेफ्ट राइट, लेकिन किसी न किसी ग्रुप में मूव करते जाएंगे तो सेकंड ग्रुप में कहीं एक्सेप्शन मिलेगा, बेरिलियम मैग्नीशियम है। 15th ग्रुप में मिलता है एक्सेप्शन, एंड 18th ग्रुप नोबल गैसेस में एक्सेप्शन मिलता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो हो जाती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइंड एज जीरो, एब्सोल्यूट जीरो रखते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। सेकेंड ग्रुप में सबके लिए एक्सेप्शन नहीं है, 15th ग्रुप में सबके लिए एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन 18th ग्रुप में हर एलिमेंट के लिए एक्सेप्शन है। यहां बताया गया था बेरिलियम मैग्नीशियम के लिए एक्सेप्शन है, यहां पर नाइट्रोजन के लिए एक्सेप्शन है। तो ये कुछ कुछ ग्रुप में एक्सेप्शन मिलेगा, यानी सेकंड ग्रुप में तो आपको सिर्फ सेकंड और थर्ड पीरियड में मिलेगा एक्सेप्शन, 15th ग्रुप में केवल सेकंड पीरियड में एक्सेप्शन मिलेगा लेफ्ट राइट जाने पर, और 18th ग्रुप में हर पीरियड में एक्सेप्शन मिलेगा। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड देख रहे हैं। फर्स्ट पीरियड हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हीलियम से ज़्यादा होगी, लेफ्ट राइट बढ़ना चाहिए था लेकिन हीलियम नोबल गैस आ गया। सेकेंड पीरियड
सेकेंड पीरियड में बेरिलियम एक्सेप्शन होता है, नाइट्रोजन एक्सेप्शन होता है। तो बेरिलियम एंड नाइट्रोजन सबसे पहले आ जाएंगे और उसके बाद आएगा लिथियम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिथियम की बेरिलियम नाइट्रोजन दोनों से ज़्यादा है। लिथियम के बाद कौन आएगा? बेरिलियम तो हट गया। लिथियम के बाद, बेरिलियम के बाद बोरॉन, बोरॉन के बाद कार्बन, नाइट्रोजन भी एक्सेप्शन में आ गया। कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक्सेप्शन में आ गया तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नियॉन आता है तो नियॉन भी एक्सेप्शन में आ गया। तो नियॉन, बेरिलियम एंड नाइट्रोजन ये एक्सेप्शन में आ गया। अब इसमें पूछा जाए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका सबसे कम होगा? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कम और ज़्यादा कहना मुश्किल काम होता है। तो अगर इन तीनों में पूछा जाए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव किसका होगा, कौन सबसे ज़्यादा रिपेल करने की कोशिश करेगा, तो नियॉन नोबल गैस है, इसके रिपेल करने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। और बेरिलियम और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बेरिलियम से ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों ज़्यादा होनी चाहिए? इसलिए ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि ये नॉन मेटेलिक है। तो यहाँ पर अगर हमको मैग्नीट्यूड नहीं पता है तो इसका हम ऑर्डर नहीं बता सकते, लेकिन इन सब की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 डिफाइन की जाती है और बाकी सबकी पॉजिटिव है, तो बाकी का हम ऑर्डर देख सकते हैं। ऐसे ही आप थर्ड पीरियड में देखेंगे तो थर्ड पीरियड में आर्गन एक्सेप्शन में मिलेगा, मैग्नीशियम एक्सेप्शन में मिलेगा, लेकिन फास्फोरस नहीं मिलेगा। तो थर्ड पीरियड की भी बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। आर्गन एक्सेप्शन में होगा, मैग्नीशियम एक्सेप्शन में होगा, लेकिन फास्फोरस नहीं होगा। तो इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा? स्टार्टिंग फ्रॉम द सोडियम, मैग्नीशियम एक्सेप्शन में आ गया तो एल्युमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, आर्गन एक्सेप्शन में आ गया। अब इन दोनों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 डिफाइन कर दी जाती है, या अगर आप असाइन करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के नेगेटिव के रूप में तो ये वैल्यू जो आएंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, ये नेगेटिव वैल्यूज आएंगे। अगर हम किसी ग्रुप में ये ट्रेंड देखें टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? मोस्टली decreases because electron gain enthalpy becomes less negative. लेस नेगेटिव मतलब कम एनर्जी रिलीज कर रहा है, कम एनर्जी रिलीज कर रहा है इसका मतलब कम अट्रैक्शन लगा रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, कम अट्रैक्शन लगा रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की उसकी एबिलिटी जो हो चुकी है वो कम हो चुकी है। इसमें जो एक्सेप्शंस आते हैं फिफ्टींथ ग्रुप, 16th ग्रुप, 17th ग्रुप, इन ग्रुप्स में नाइट्रोजन से फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, क्योंकि नाइट्रोजन का याद कीजिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 डिफाइन की जाती है, फास्फोरस का पॉजिटिव आता है। ऑक्सीजन से सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है और फ्लोरीन से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। ये सब ऑर्डर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के हैं। The exceptional decrease in electron affinity of nitrogen, oxygen and fluorine
in their respective groups are due to their smaller size and high electron density. High electron density. नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से फ्लोरीन साइज कम होता जाएगा। पीरियोडिक टेबल में ये लेफ्ट टू राइट रखे गए। लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। जबकि वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, यहीं से इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शुरू हो जाती है p ऑर्बिटल्स में। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन। तो साइज तो एटम का कम होता जा रहा है, लेकिन उस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। तो कम जगह पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। और जिस एटम के पास अपने ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, तो जब उसके ऊपर नया इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो अगर वो लेना भी चाहेगा तो उतने स्ट्रांगली नहीं लेना चाहेगा जितने कम इलेक्ट्रॉन वाले एटम लेना चाहते हैं। तो इनके वैलेंस शेल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और इनके घर में कम जगह होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, इसलिए एडेड इलेक्ट्रॉन पे उतना अट्रैक्शन नहीं लग पाता है। ये कभी मत कहिएगा कि रिपल्सन लगने लगता है। अगर इनमें इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन लगता है, नाइट्रोजन में तो लग रहा है रिपल्सन, लेकिन ऑक्सीजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन हम जितना उम्मीद करते हैं उतने फोर्स से ही अट्रैक्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका अपना इलेक्ट्रॉन नहीं पसंद कर रहा है कि हम उस इलेक्ट्रॉन को घर में बुलाएं। इनका न्यूक्लियस हालांकि अट्रैक्ट करता है और न्यूक्लियस ज़्यादा डोमिनेटिंग है, इसलिए नेट इनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन और फ्लोरीन की पॉजिटिव होती है। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन देखेंगे तो सबकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन वहाँ डोमिनेट नहीं कर पा रहा है, और नहीं कर पा रहा है तो इसका सीधा सा रीज़न है कि इनका साइज बढ़ जाने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है, जितना नाइट्रोजन में वैलेंस सेल में उतने ही फास्फोरस के वैलेंस सेल में, ऑक्सीजन सल्फर के वैलेंस सेल में, फ्लोरीन और क्लोरीन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर तो सेम है। लेकिन जो सेकंड मेंबर है फास्फोरस, सल्फर या क्लोरीन, साइज बड़ा होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, तो जो रिपल्सन हो रहा था वो रिपल्सन कम हो जाता है, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट चेंजेस आते हैं इन 16th ग्रुप। एलिमेंट कौन कौन सा है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। इसके बाद भी एलिमेंट आता है, लेकिन वो मैन मेड है, उसकी स्टडी नहीं हुई है, इसलिए उसको बख्श देते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा तो सल्फर की है, उसके बाद कम होने लगेगा। अब सवाल यह कि ऑक्सीजन का क्या सिर्फ सल्फर से डिक्रीज होता है? नहीं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने ग्रुप में सबसे कम हो जाती है। इसका मतलब अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर देखना चाहें तो ऑर्डर हो जाएगा सल्फर का सबसे ज़्यादा, फिर सेलेनियम, फिर टेलुरियम, फिर पोलोनियम और फिर ऑक्सीजन। ऐसे ही 17th ग्रुप में अगर देखेंगे तो मेंबर कौन कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। इसके बाद भी एलिमेंट है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं। टेनेसीन आता है, लेकिन वो मैनमेड है, उसकी स्टडी नहीं हुई, इसलिए हम सिर्फ 5 एलिमेंट्स की बात करेंगे। फ्लोरीन से क्लोरीन बताया था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है, फिर उसके बाद कम होने लगता है एज यूजुअल, जैसा लिखवाया गया। फ्लोरीन से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ा तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम है। क्या बाकी से भी कम है? नहीं, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिर्फ क्लोरीन से कम होती है। तो इसका जो एक्चुअल ट्रेंड आएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज़्यादा रखेंगे क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फ्लोरीन सबसे कम नहीं हुआ, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। ये 2 इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। बहुत से क्वेश्चन इसके बारे में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, हर एग्जामिनेशन में लगभग आ चुका है, ये कई बार आ चुका है, किताबों में खूब सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड मिलेंगे। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कोरिलेट किया। अब यहाँ पर हमने जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सीखी वो न्यूट्रल एटम की, और न्यूट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन दे के एनायन बनाया, तो फिर इलेक्ट्रॉन एनायन को भी दिया। ऐसे ही आयनाइजेशन एनर्जी हमने सबसे पहले फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी न्यूट्रल एटम की पढ़ी थी। इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कैटायन बन गया। अब कैटायन की भी क्या पढ़ते थे? आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो कैटायन में 2nd या 3rd या 4th आयनाइजेशन एंथैल्पी आती थी। अब हम
वहाँ इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात कर रहे हैं। तो इनको एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, क्योंकि रिमूवल का जस्ट रिवर्स है क्या, गेन। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कोरिलेट करके भी खूब सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ये टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बुक में इस तरीके से एक्सप्लेन करके मिलता नहीं है। प्रोडक्ट टेबल में बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछता है, कई प्रोसेसेस दिए रहते हैं, 4 ऑप्शन में 4 प्रोसेस दिए जाएंगे और क्वेश्चन में पूछ लेगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस हीट इज अब्सॉर्ब्ड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस हीट इज रिलीज्ड। और वो जो प्रोसेसेस दिया जाता है वो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जाती है। अगर हम रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं तो इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, और अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। ये दोनों एंथैल्पीज पॉजिटिव होंगी कि नेगेटिव, ये बताना रहता है। और जो स्पीसीज लिया जाता है वो कभी न्यूट्रल एटम लिया जाता है, कभी कैटायन लिया जाता है, कभी एनायन लिया जाता है। कैसे ये किस्सा बदलता जाएगा देखते हैं। फर्स्ट, न्यूट्रल एटम्स। क्या आपने न्यूट्रल एटम्स का आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ा है? क्या न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ा है? हाँ, बिल्कुल पढ़ा है। न्यूट्रल एटम का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। तो क्या पढ़ा है आपने उसके बारे में याद कीजिए। न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में हमेशा एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है न्यूक्लियस से, इसलिए उसको रिमूव करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। यानी न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बॉन्डेड है, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए या बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, आपको बॉन्ड डिसोसिएट करने के लिए, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच के बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा, व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी न्यूट्रल एटम के लिए? मोस्टली नेगेटिव। अच्छा, मोस्टली नेगेटिव मतलब हमेशा नहीं है। तो कब कब नहीं होता है, तो इसके एक्सेप्शंस हैं, पढ़े हैं आपने। बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो इन एक्सेप्शंस को अगर छोड़ दीजिए तो सबके लिए निगेटिव आता है। तो ध्यान रखिएगा, इनमें अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके इनका निगेटिव, मोनो निगेटिव एनायन बनाया गया तो वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आएगी, वहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होगा और बाकी सब में हीट रिलीज होता है। और न्यूट्रल एटम से जब भी आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होगा, हीट हमेशा एब्जॉर्ब होगा। अच्छा, अब अगर हम बात करें कैटायंस की, क्या आपने कैटायन से इलेक्ट्रॉन निकाला है? यस, सेकंड और थर्ड, फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी में यही करते थे हम। मोनो पॉजिटिव कैटायन से इलेक्ट्रॉन निकाला तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, डाई पॉजिटिव कैटायन से निकाला तो थर्ड। और इसके बारे में आप पढ़ते थे कि हमेशा सब्सिक्वेंट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती चली जाती थी। तो यानी ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा और अपने पेरेंट न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में मोर पॉजिटिव होगा। क्लियर है? तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा और न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में ज़्यादा पॉजिटिव होगा। क्यों? कैटायन में प्रोटॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम, तो अगला इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल हो जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होने की वजह से। लेकिन क्या कैटायन का आपने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ा है? नहीं, तो इसको हम बाद में देखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट, एनायंस। एनायंस में मोनो निगेटिव एनायन, मतलब एक निगेटिव चार्ज। तो क्या एनायन से आयनाइजेशन एंथैल्पी आपने पढ़ा है? एनायन से इलेक्ट्रॉन निकाला है? नहीं, तो हम इसको बाद में देखेंगे। लेकिन एनायन में इलेक्ट्रॉन ऐड किया है? यस। जब हम सेकंड या थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते थे तो हम एनायंस में ही ऐड करते थे इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या था, उसमें आता था ऑलवेज पॉजिटिव, विदाउट एनी एक्सेप्शन लिखवाया था हमने। क्यों? क्योंकि एनायन इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करना चाहते, इस वजह से ऑलवेज पॉजिटिव।
अच्छा, अगर एनायंस ही ले और पॉली नेगेटिव ले ले तो और पॉजिटिव हो जाएगा, ऑलवेज मोर पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, अगला इलेक्ट्रॉन ऐड करना और मुश्किल होता जाएगा। क्यों? रिपल्सन और बढ़ता चला जाएगा। अब जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो मोनो नेगेटिव एनायन से इलेक्ट्रॉन निकालने की भी बात पूछी जाती है। तो देखिए, हर प्रोसेस आपने कर लिया, अब किसी भी प्रोसेस को उल्टा करते हैं। मोनो नेगेटिव एनायन से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बनेगा? न्यूट्रल एटम बनेगा। तो क्या न्यूट्रल एटम में आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया था? यस। ये न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो मोनो नेगेटिव एनायन बनता है। तो यानी इस प्रोसेस का जस्ट ये उल्टा है। देख लीजिए, मोनो नेगेटिव एनायन से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं तो क्या बनेगा? न्यूट्रल एटम। तो क्या न्यूट्रल एटम में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ा है? यस, पढ़ा है। ये प्रोसेस है, तो इसका जस्ट उल्टा होगा। अगर ये मोस्टली नेगेटिव है तो ये मोस्टली क्या होगा? पॉजिटिव। मोस्टली पॉजिटिव। और एक्सेप्शन फिर से वही आ जाएंगे। एक्सेप्ट बी, Mg, N, He, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। तो जस्ट उसका उल्टा प्रोसेस हो गया ये। तो मोस्टली पॉजिटिव है तो इसका मतलब इन प्रोसेसेस में क्या हो जाएगा? नेगेटिव। एनायन, पॉली नेगेटिव एनायन से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर ये लेस नेगेटिव एनायन बन जाएगा। तो क्या मोर नेगेटिव एनायन में, यहां पर इलेक्ट्रॉन रिमूवल की बात कर रहे हैं, तो क्या एनायन में इलेक्ट्रॉन ऐड करके आपने मोर नेगेटिव एनायन कभी बनाया था? यस, एनायन में हमने ऐड किया था इलेक्ट्रॉन और ये ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब ये केस हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव। सो इट इज ऑलवेज नेगेटिव। इसका जस्ट उल्टा है। देखिए, यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड किया था किसमें? एनायन में, तो मोर नेगेटिव बन गया था। अब ये पॉली नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो लेस नेगेटिव बन जाएगा। तो ये जस्ट रिवर्स है। तो अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो ये ऑलवेज नेगेटिव होगा। अब एक इस प्रोसेस की बात करते हैं। कैटायन में हम इलेक्ट्रॉन ऐड करने की बात कर रहे हैं। कैटायन में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो लेस पॉजिटिव कैटायन बनेगा, या अगर मोनो पॉजिटिव कैटायन है, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो न्यूट्रल बन गया। अच्छा, कैटायन में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो अगर वो न्यूट्रल बनता है तो क्या आपने न्यूट्रल से कभी इलेक्ट्रॉन निकाला था? यस। यहाँ ऑलवेज नेगेटिव था तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑलवेज पॉजिटिव। सॉरी, वहाँ ऑलवेज पॉजिटिव था, उसका ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। इसका जस्ट रिवर्स है ये। आपने न्यूट्रल से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या बन गया था? कैटायन। अब कैटायन में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, क्या बन जाएगा? न्यूट्रल। तो ये अगर हमेशा पॉजिटिव है तो ये हमेशा नेगेटिव रहेगा। इन प्रोसेसेस में ये चार्ज स्पीसीज है। क्लियर है? अगर हम एडिशन की बात करें, प्लस में प्लस, माइनस में माइनस, इसका मतलब डेल्टा एच क्या होगा? ये रिपेल करेंगे, रिपल्सन से हीट एब्जॉर्ब होता है तो डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा। अगर प्लस में माइनस, माइनस में प्लस करते हैं तो अट्रैक्शन होगा, इसका मतलब डेल्टा एच क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। देखिए कहाँ पर क्वेश्चन एकदम आसान हो जाता है। ये न्यूट्रल है तो यहाँ पर साइन दोनों का डिफाइंड नहीं है। यहाँ पर कैटायन है और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। कैटायन इलेक्ट्रॉन को हमेशा क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, सो ऑलवेज नेगेटिव होगा। एनायन है, इलेक्ट्रॉन ऐड किया, एनायन नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज है, इसलिए रिपल्सन होगा तो इसलिए ऑलवेज पॉजिटिव होगा, हीट एब्जॉर्ब होगा। ये भी नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव होता है, तो एनायन में अगर आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो हमेशा पॉजिटिव होगा। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन उतना ज़्यादा, इसलिए हीट उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, उतना ज़्यादा पॉजिटिव आएगा एंथैल्पी। अब इसके बेसिस पर अगर हम क्वेश्चंस देखें तो जैसे हमने सवाल बोला था,
in which of the following processes heat is absorbed। ये हो सकता है आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, लेकिन अब इसको जब अप्लाई करेंगे तो आप देखिएगा बहुत से शानदार क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ये 8 चेंजेस हैं। पहले हमने 4 सोडियम के लिए चेंजेस लिखे, फिर 4 बेरिलियम के लिए, और पूछा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस हीट इज अब्सॉर्ब्ड। तो हम सबके बारे में बता दे रहे हैं कि किसके एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, किसके नेगेटिव। जहाँ जहाँ पॉजिटिव आएगा इसका मतलब वहाँ हीट अब्सॉर्ब हुआ है। देखिए, सोडियम न्यूट्रल एटम है, इलेक्ट्रॉन निकाला है, और एनायन से भी इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो ये दोनों आयनाइजेशन एंथैल्पी डिफाइन कर रहे हैं। ये आयनाइजेशन एंथैल्पी न्यूट्रल एटम की है, तो न्यूट्रल एटम की आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा क्या आती है? पॉजिटिव। एंड दिस इज इक्वल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट ऑफ सोडियम गैसियस एटम। एनायन से इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या हमने एनायन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ा था? सॉरी, एनायन से इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या हमने एनायन का आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ा था? नहीं। जनरल हम जब पढ़ते थे तो न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते थे, कैटायन बनता था, फिर उससे इलेक्ट्रॉन निकालते थे। तो हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी न्यूट्रल एटम की पढ़ी है और कैटायन की पढ़ी है, एनायन की नहीं पढ़ी है। तो अगर हमने इसको नहीं पढ़ा है तो इसका उल्टा देखिए, क्या हमने न्यूट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ी है? तो सोडियम न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम सबका पढ़ते हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्टली क्या आता है? निगेटिव, और सोडियम एक्सेप्शन में भी नहीं है। तो इसका तो इसका रिवर्स प्रोसेस क्या होगा? निगेटिव। तो ये प्रोसेस क्या होगा? पॉजिटिव। और इसको बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Na-। इसका मतलब चाहे Na की बात कीजिए चाहे Na- की, आयनाइजेशन एंथैल्पी दोनों की हमेशा पॉजिटिव आएगी। अच्छा, सोडियम को इलेक्ट्रॉन गेन कराया हमने, क्या न्यूट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम देखते हैं? यस, न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्टली निगेटिव होती है। एक्सेप्शन ये है, सोडियम एक्सेप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब ये वैल्यू भी क्या रहेगा? निगेटिव। इसका मतलब हीट इसमें रिलीज होगा। न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम सोडियम ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। वैसे तो बोलेंगे सोडियम मेटल है, लेकिन जब इसको आइसोलेटेड गैसेस स्टेट में इलेक्ट्रॉन देंगे तो उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट भी करेगा, क्योंकि इसके न्यूक्लियस के प्रोटॉन उसको अट्रैक्ट करते हैं। इसका एंथैल्पी नेगेटिव है, एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ व्हाट? सोडियम गैसेस एटम। अब देखिए, Na+ ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और न्यूट्रल एटम बन गया। तो क्या हम कैटायन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ते थे? इन जनरल तो नहीं पढ़ते थे। हमने इलेक्ट्रॉन गेन किसको कराया था? न्यूट्रल एटम को, और जब एनायन बन गया था तो एनायन में इलेक्ट्रॉन ऐड किया था। तो कैटायन का हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं पढ़ा है, लेकिन ये प्लस है और ये माइनस है, तो इनके बीच में क्या लगेगा? अट्रैक्शन। और अगर अट्रैक्शन लगेगा तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक। अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। तो जहाँ पर 2 पार्टिकल्स दोनों का साइन दिया गया है वहाँ पर आंसर बताना बहुत आसान होता है। इसलिए ये प्लस है, ये माइनस है। तो अगर इसका रिवर्स करेंगे तो प्लस माइनस अट्रैक्ट होगा, तो रिवर्स प्रोसेस में अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज होगी, तो फॉरवर्ड प्रोसेस में एब्जॉर्ब होगा। यहाँ पर देखिए, न्यूट्रल है और ये नेगेटिव है, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा, तो हमको जनरल कंसेप्ट से देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, ये नेगेटिव है, ये न्यूट्रल है, तो इस प्रोसेस का जस्ट उल्टा है। तो ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव। एक प्रोसेस जानते हैं तो उसका उल्टा बता सकते हैं। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, अट्रैक्शन लगेगा, एनर्जी रिलीज होगी। ये जो एंथैल्पी आएगा, नेगेटिव एंथैल्पी, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा ऑफ सोडियम गैसेस एटम, सोडियम गैसेस कैटायन। अब जरा देखिए, पहला प्रोसेस और फोर्थ प्रोसेस दोनों सेम है, एक दूसरे के रिवर्स है। आप इसका प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तरफ रखिए और रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ लिखिए तो बराबर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट और फोर्थ को कंपेयर करके हम लिख सकते हैं क्या? यहीं पे कंपेयर कर लेते हैं। इट इम्प्लाइज दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 क्या कंपेयर करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+ है उसका मैग्नीट्यूड देखिए, साइन अपोजिट हो गया लेकिन प्रोसेस सेम है तो मैग्नीट्यूड सेम आएगा।
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na प्लस गैसियस विल बी इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पर तो निगेटिव है, लेकिन अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Na प्लस गैसेस इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम न्यूट्रल गैसियस एटम। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है और इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस आ जाएगा और प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर होगा। या आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na प्लस गैसियस का जो मॉड होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम गैसियस एटम। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं हम, ऐसे ही सवाल बेरिलियम के लिए लेके, और बेरिलियम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक्सेप्शन में आता है। यहां पर क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयनाइजेशन एनर्जी न्यूट्रल एटम का ऑलवेज पॉजिटिव, एंड दिस एंथैल्पी विल बी आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट ऑफ बेरिलियम। यहां पर B माइनस से इलेक्ट्रॉन निकाला, हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी एनायन का नहीं देखा है, तो प्रोसेस उल्टा करके देखिए। क्या न्यूट्रल एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन गेन की बात करते हैं हम? यस, न्यूट्रल एटम के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन गेन की बात करते हैं तो मोस्टली नेगेटिव आता है, लेकिन बेरिलियम एक्सेप्शन में है, तो इसका मतलब इसका रिवर्स प्रोसेस क्या होगा, बेरिलियम के ऊपर इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर हीट एब्जॉर्ब होगा, एंथैल्पी पॉजिटिव आएगा, तो उसका जब उल्टा कर देंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, एंड दैट विल बी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ B माइनस गैसियस। यहाँ पर देखिए बेरिलियम न्यूट्रल एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, मोस्टली नेगेटिव होती है, लेकिन बेरिलियम एक्सेप्शन में है तो इसके लिए पॉजिटिव हो जाएगा, एंड दैट विल बी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट ऑफ बेरिलियम गैसियस एटम। यहाँ पर बात करते हैं फिफ्थ प्रोसेस का, जस्ट रिवर्स है ये। यहाँ पर देखिए प्लस है और ये माइनस है, तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन तो एनर्जी रिलीज होगी, ये नेगेटिव आएगा, एंड दैट विल बी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ B प्लस गैसियस एटम। और ये प्रोसेस क्या है, एंथैल्पी नेगेटिव रखता है, तो इसका जस्ट उल्टा प्रोसेस ये है, तो इसलिए इसका पॉजिटिव आ गया। तो फिफ्थ और एट्थ का भी मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, सेम। ऐसे ही सिक्स्थ और सेवन्थ का भी मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम, साइन में अपोजिट हो गया। फर्स्ट और फोर्थ का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, साइन अपोजिट है। सेकंड और थर्ड का भी मैग्नीट्यूड सेम आएगा, साइन अपोजिट, क्योंकि प्रोसेस रिवर्स है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी से कोरिलेट किया जाता है, और इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन की सारी बातें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम अगले कंसेप्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ मिलेंगे। कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ लगभग ये चैप्टर ख़त्म होने लगता है, और जो छोटी मोटी बातें हैं इस चैप्टर में वो हम बताएंगे। तो आज 8th लेक्चर में मेजर पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। NCERT यहाँ तक पूरा रीड कर जाइए आप। नेक्स्ट लेक्चर पर हम NCERT रीडिंग की थोड़ी सी टिप्स आपको देंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे, कुछ और प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, और अगले 2 लेक्चर में हमारी तरफ से ये थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा, आपकी तरफ से ये चैप्टर तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक आपने NCERT पढ़ नहीं लिया, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लिए, प्रीवियस ईयर और हमारा असाइनमेंट जो कुछ भी दिया जाएगा आपको उसको सॉल्व नहीं कर लिया। तो इसलिए ध्यान से इस लेक्चर को रिवाइज कीजिएगा। इस लेक्चर का इंपॉर्टेंस प्रीवियस लेक्चर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, दोनों कंबाइन होकर पूछे जाते हैं, और बहुत सी तकलीफ लोगों को रहती है। जिन लोगों ने प्रिपरेशन किया है, आपने भी किया है, आपको भी मालूम होगा इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंस है। तो एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज करके नेक्स्ट लेक्चर में आइएगा। टिल देन, बाय बाय।